क्या क्या है, अप्रोचेस क्या क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अप्रोच क्या है ना। उपागम क्या है या व्हाट इज एन अप्रोच। लिखा लिखा हिंदी में उपागम क्या है। सबसे पहले तो टॉपिक का नाम है हमारा, इससे भी पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का हमने इस कोर्स में लिखा है, स्टडी करिए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति किसे कहते हैं? राजनीति का मतलब सबको पता है ना कि राजनीति में क्या क्या आता है, और साथ में क्या वर्ड लग गया है? इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय मतलब राष्ट्रों के मध्य की राजनीति। क्या है अंतरराष्ट्रीय राजनीति? राष्ट्रों के बीच की राजनीति, मतलब राष्ट्रों के बीच में सीधे चलते हुए है ना, राष्ट्रों के बीच में कैसे कैसे संबंध बनते हैं, है ना, किस तरह से। यहाँ देख लो, उधर देख लो, पहले बात क्या है देखा है ना सबको, ये और अब मैं पूछूंगी क्या है इंटरनेशनल ना। उन्होंने थोड़ा जब देखा तुमने चार आ रहे हैं तो बैठो और आप लोग थोड़ा जा रहा है फिर क्या फायदा मेरे कहानी का लिखो। साधारण शब्दों में उपागम किसी विषय को जानने, साधारण शब्दों में अप्रोच या उपागम किसी विषय को जानने, समझने एवं उसके विश्लेषण। साधारण शब्दों में उपागम किसी विषय को जानने, समझने एवं उसके विश्लेषण एवं वर्णन हेतु आवश्यक सामग्री के चयन की विधि को कहते हैं। आवश्यक सामग्री के चयन की विधि को कहते हैं। किसी भी उपागम में वह समस्त प्रक्रिया शामिल होती है। किसी भी उपागम में वह समस्त प्रक्रिया शामिल होती है जिसके अनुसार अध्ययनीय समस्या का चयन किया जाता है। जिसके अनुसार अध्ययनीय समस्या का चयन किया जाता है, उसके अनुसार आवश्यक अध्ययनीय सामग्री, उसके अनुसार आवश्यक अध्ययनीय सामग्री अथवा आंकड़े एकत्रित कर निष्कर्ष अथवा परिणामों तक पहुंचा जाता है। उसके अनुसार आवश्यक अध्ययनीय सामग्री अथवा आंकड़े एकत्र कर निष्कर्ष अथवा परिणामों तक पहुंचा जाता है। अप्रोचेस हैं ये आपको, और डेफिनेटली एग्जाम में एक अप्रोच जरूर आती है, तो जरूर आएगी। तो अप्रोच का मीनिंग जो है वो सबसे पहले लिखा हुआ होना चाहिए। लिखा व्हाट इज एन अप्रोच, उपागम क्या है। ऑन कोर्स आज दूसरा स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें पहला टॉपिक है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम। तुमने भी लिख रहा है पीछे लास्ट में है, क्या टॉपिक है पीछे, क्या बताया मैंने? अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतरराष्ट्रीय संबंधों या अंतरराष्ट्रीय राजनीति रहने दो, अंतरराष्ट्रीय संबंध लिखो। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागम। जिसमें सबसे पहला था कि अप्रोच क्या है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मतलब राज्यों के मध्य की राजनीति, ठीक है। राज्य जो है वो आपस में किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से उनका रिलेशन बनते हैं, उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक शॉर्ट टर्म है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो बिग टर्म है। मैंने आपको लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति मतलब लिखो, अंतरराष्ट्रीय संबंध लिखो। अंतरराष्ट्रीय संबंध में सब कुछ आ जाता है, एवरीथिंग। इसलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में लिखना अंतरराष्ट्रीय संबंध लिखना। किस
राज्यों के आपसी संबंध। फिर मैंने इसमें लिखाया अप्रोचेस पढ़नी है हमने अंतरराष्ट्रीय राजनीति की, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अप्रोच क्या होती है, उपागम क्या होता है। तो मैंने क्या लिखाया, साधारण शब्दों में उपागम या अप्रोच किसी विषय को, किसी कोई भी विषय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, उसको जानने का, उसको समझने का, उसके विश्लेषण एवं वर्णन के लिए आवश्यक सामग्री के चयन की विधि को कहते हैं। जिन विधियों से आप क्या करते हैं, उस विषय को समझते हैं, जानते हैं, उसके बारे में उसका एनालिसिस करते हैं। जैसे हमने कंपैरेटिव मेथड में पहला टॉपिक पढ़ा था कि हम कोई विषय ले लेते हैं, फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, है ना, उसके हिसाब से डाटा कलेक्ट करते हैं और लास्ट में उसको एनालाइज करते हैं और फिर फाइनलाइज करके कोई सिद्धांत बनाते हैं। तो एक प्रकार से वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, सिद्धांत बनाना या अप्रोच। इसमें क्या किया जाता है, अध्ययनीय समस्या का सबसे पहले चयन किया जाता है। सबसे पहले तो अध्ययनीय समस्या मतलब कोई टॉपिक, किसी विषय का चुनाव किया जाएगा जिसके बारे में आपने स्टडी करनी है, और उसी के अनुसार फिर आप क्या करेंगे, सामग्री या डाटा, आंकड़े एकत्रित करेंगे, इकट्ठे करेंगे, फिर उनकी स्टडी करने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, निष्कर्ष या परिणामों तक पहुंचेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, अप्रोच जरूर आएगी कोई ना कोई, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले आपने ये बताना है कि अप्रोच किसे कहते हैं, फिर उसके बारे में लिखना जो पूछा है। तो सबसे पहले हम जो अप्रोच करेंगे वो है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच given by Immanuel Wallerstein. World system approach, very very important. World system approach किसने दिए, इमैनुअल इमैनुअल वॉलरस्टीन, इन्होंने ये अप्रोच दी है। ठीक है, ये थिंकर हैं इंटरनेशनल, STEIN, आई के ऊपर बिंदु लगा है ना, ई के ऊपर नहीं लगा है, WALLER STEIN, विश्व व्यवस्था उपागम, हिंदी में कहते हैं इसको विश्व व्यवस्था उपागम। किसने दिया ये, इमैनुअल वॉलरस्टीन। अब ये क्या है, आपकी बुक में आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगा ढंग से, मैं इसको लिखवा के करती हूँ, आपने एज इट इज ये पेपर में लिखना है, जो मैं लिखवा रही हूँ। हिंदी के पास इंग्लिश वाला इसको ट्रांसलेट कर लेना है ना। लिखो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, फटाफट लिखो, ये आज ही कंप्लीट हो जानी चाहिए और बहुत इजी है, समझ में आ गई तो बिल्कुल मतलब मुफ्त के 10 नंबर बन जाएंगे। विश्व व्यवस्था पहले लिखो, फिर मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी, अभी चुपचाप लिखते जाओ। लिखो विश्व वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी या वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच, विश्व व्यवस्था उपागम। लिखो विश्व व्यवस्था सिद्धांत, विश्व इतिहास, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, विश्व इतिहास एवं सामाजिक परिवर्तन को समझने का कोर्स दूसरा है, पता लग गया है ना। विश्व व्यवस्था सिद्धांत, विश्व इतिहास एवं सामाजिक परिवर्तन को समझने का एक तंत्र सिद्धांत है। तंत्र सिद्धांत को बोलते हैं सिस्टम थ्योरी, क्या बोलते हैं, सामाजिक परिवर्तन को समझने का एक तंत्र सिद्धांत या सिस्टम थ्योरी है। इसका मानना है सामाजिक रहने के लिए पूरे विश्व को, इसका मानना है कि
बटा हुआ है और इसे एक वैश्विक प्रणाली के रूप में के रूप में देखने का आग्रह करने वाले और इसे एक वैश्विक प्रणाली के रूप में देखने का आग्रह करने वाले विद्वान इस विभाजन को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए राष्ट्र राज्यों को एक इकाई के रूप में ग्रहण करने की बजाय वैश्विक प्रणाली को विश्लेषण का आधार बनाया जाना चाहिए। वैश्विक प्रणाली को विश्लेषण का आधार बनाया जाना चाहिए। पूर्णविराम। इस बौद्धिक परियोजना के आधार पर किए गए सूत्रीकरण को कॉमा में लिखना इसको विश्व व्यवस्था सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। लिखा, इस बौद्धिक परियोजना के आधार पर किए गए सूत्रीकरण को विश्व व्यवस्था सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के मुख्य जनक इमैनुअल वॉलेंस्टीन हैं। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के मुख्य जनक इमैनुअल वॉलेंस्टीन हैं। लिखा, छोटा तो नहीं कुछ। देखो फिर से बोल देती हूँ मैं। विश्व राष्ट्र राज्यों में बटा हुआ है और उसे एक वैश्विक प्रणाली के रूप में देखने का आग्रह करने वाले विद्वान इस विभाजन को एकता के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। उनकी मान्यता है कि सामाजिक सीमाओं और सामाजिक निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए राष्ट्र राज्यों को एक इकाई के रूप में ग्रहण करने की बजाय वैश्विक प्रणाली को विश्लेषण का आधार बनाया जाना चाहिए। इकाई के रूप में ग्रहण करने की बजाय वैश्विक प्रणाली को विश्लेषण का आधार बनाया जाना चाहिए। इस बौद्धिक परियोजना के आधार पर किए गए सूत्रीकरण को विश्व व्यवस्था सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जिसके जनक इमैनुअल वॉलेंस्टीन हैं। अब हेडिंग लिखो, इंट्रोडक्शन की भूमिका। अब लिखो, वॉलेंस्टीन द्वारा, हिंदी में भी वालन आदर्श टीम, वॉलेंस्टीन द्वारा विश्व व्यवस्था का विश्लेषण। वॉलेंस्टीन द्वारा विश्व व्यवस्था का विश्लेषण। देखो, वॉलेंस्टीन अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं। वॉलेंस्टीन अमेरिकी समाजशास्त्री
इनके अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था पूंजीवादी या बाजारवादी अर्थव्यवस्था है। इनके अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था पूंजीवादी या बाजारवादी अर्थव्यवस्था है, जिसमें कुछ राष्ट्रों का लाभ तथा अन्यों का शोषण होता है। जिसमें कुछ राष्ट्रों का लाभ तथा अन्यों मतलब अन्य राष्ट्रों का शोषण होता है। उनका अभी लिखो, just like we cannot understand an individual's behavior, just like we cannot understand an individual's behavior and the an individual's behavior without reference to their surroundings, experiences, and culture, a nation's economic system. A nation's economic system cannot be understood without reference. A nation's economic system cannot be understood without reference to the world system. A nation's economic system cannot be understood without reference to the world system of which they are a part. The world system of which they are a part. Full stop. क्या बोलते हैं वॉलस्टीन? क्या है पहले तो अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, है ना, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो क्या कहते हैं वर्ल्ड सिस्टम, विश्व व्यवस्था को क्या नाम दिया उन्होंने? विश्व अर्थव्यवस्था का, जिसमें अर्थ कौन है उनकी को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया। उनके अनुसार जो राज्यों के संबंध बनते हैं ना, उसमें जो बेसिक जो तत्व है, एलिमेंट है, वो है पैसा, पूंजी। उसके आधार पर क्या होता है, पूरी विश्व व्यवस्था आपस में बंधी हुई है। वॉलस्टीन के अकॉर्डिंग विश्व व्यवस्था को क्या कहा? विश्व अर्थव्यवस्था। फिर ये कहते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी है, बाजारवादी है। पूंजीवाद का तो आपको पता है, पूंजीवाद में क्या होता है? कुछ लोगों का फायदा होता है, कुछ लोगों का शोषण होता है। तो यहाँ पे लोग नहीं आएंगे, यहाँ पे क्या आएंगे? राष्ट्र आएंगे, क्योंकि हम इंटरनेशनल रिलेशन अब पढ़ रहे हैं। अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अब हम राज्य की स्टडी करेंगे। तो वर्ड क्या आएगा? राज्य आएगा। राज्य मतलब देश, नेशन, है ना। तो इनके अनुसार विश्व, जो उन्होंने विश्व व्यवस्था को क्या कहा? विश्व अर्थव्यवस्था। और विश्व अर्थव्यवस्था को उन्होंने क्या कहा कि वो कैसी है? समाजवादी नहीं है, पूंजीवादी है, बाजारवादी है, जिसमें क्या होता है? कुछ राज्यों का लाभ होता है, कुछ राज्यों का शोषण होता है। जैसे just we cannot understand an individual's behavior without reference to their surroundings, experiences and culture. हम किसी एक व्यक्ति की जब स्टडी करेंगे ना, तो सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं करेंगे, उसको प्रभावित करने वाले जितने भी उसके एक्सपीरियंसेस हैं, सराउंडिंग्स हैं, है ना, जो वो सारी चीजों का ध्यान करेंगे, जो क्या करते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ठीक वैसे ही a nation's economic system cannot be understood. एक राष्ट्र के आर्थिक व्यवस्था को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम उस विश्व की स्टडी नहीं कर लेते जिस विश्व के अंतर्गत वो रह रहा। आइए बात समझ में। तो मतलब उसके आसपास कैसा माहौल है ना, कैसा
विश्व में क्या सिस्टम चला हुआ है, पहले तो हमें वो स्टडी करनी पड़ेगी, फिर हमें जाकर के किसी पर्टिकुलर देश के राज्य की स्टडी करनी पड़ेगी। ये वॉलरस्टीन कहता है। अब लिखो मेन वर्क्स ऑफ वॉलरस्टीन। मेन वर्क्स मतलब वॉलरस्टीन की प्रसिद्ध पुस्तकें, क्या उन्होंने काम किया है। मेन वर्क्स ऑफ वॉलरस्टीन। पहली लिखो द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम लिख लेंगे कि लिखाऊं? द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। दूसरी लिखो जियोपॉलिटिक्स एंड जियोकल्चर। जीईओ, जियो फिर पॉलिटिक्स के साथ में इकट्ठी आएगा, जियोपॉलिटिक्स है ना, अलग अलग नहीं होगा। जियोपॉलिटिक्स एंड जीओ कल्चर, CULTUR। तीसरी लिखो डेक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर। डेक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर। अब लिखो वॉलरस्टीन, हेडिंग लिखो किसे, वॉलरस्टीन का विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण। वॉलरस्टीन का विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण। इसमें सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ, बनाती हूं मैं, उसको बनाओ, फिर मैं आपको इसके एक एक करके हेडिंग बताती हूँ। कहाँ डाला, डस्ट कहाँ रखा? ये डायग्राम से आपको पूरी वॉलरस्टीन की पूरी समझ में आ जाएगी। बात नहीं करनी है, ठीक है, बराबर ही होनी चाहिए, थोड़े छोटे बड़े होने, ठीक है। देखिए मेरे को बातें सुनाई देती है, मैंने कहा कि इतनी इम्पोर्टेंट है ये, एग्जाम में जरूर आती है। यहाँ लिखो कोर, COR कोर। यहाँ लिखो सेमी पेरिफेरल। और यहाँ लिखो पेरिफेरल। हिंदी में लिखो कोर को कोरी लिखो, सेमी पेरिफेरल को लिखो अर्ध परिधि, अर्ध परिधि, और इसको लिखो परिधि। ये कोरी है। अब देखो ध्यान से कैसे बनाना है। एरो बिल्कुल सही लगाने, इधर का इधर लगा दिया ना एरो, थोड़ी थोड़ी बदल जाएगी। ठीक है, लगे ना पता एरो का। अब यहाँ इस लाइन के नीचे लिखो, इस लाइन के नीचे लिखा है लो वेज लेबर एंड रॉ
मटेरियल्स एंड रॉ मटेरियल्स। ये बेटे किताब में कहीं भी नहीं है, इसलिए आपको कह रही हूँ बार बार इसको लिखो एज इट इज। रॉ मटेरियल्स लिखा, लो वेजेस, ये वाला शेयर वाले उसके नीचे लिखा है लो एरो डब्ल्यू, लो डैश वेज WAGE वेज, लेबर LABOUR एंड रॉ RAW रॉ मटेरियल्स। ऊपर वाली लाइन के यहाँ इसको दादरा का ऊपर जैसे आएगा ना, यहाँ इस लाइन के ऊपर लिखो हाई प्रॉफिट वैल्यू, हाई प्रॉफिट वैल्यू हाई प्रॉफिट वैल्यू एडिड गुड्स, एडिड गुड्स। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने वर्ड सिस्टम। आपने ऊपर ही लिखनी है, ये मेरे वहाँ जगह नहीं है। EOR वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। अब लिखो, ये बना लिया ना सबने। अब मैं फिर समझाऊंगी आपको ये क्या है। लिखो फटाफट, लिखो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। विश्व व्यवस्था सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस थ्योरी या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी या वॉलस्टीन के विश्व व्यवस्था सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं। पहला लिखो, विश्व व्यवस्था के राज्यों का 3 भागों में विभाजन। हेडिंग लिखाऊंगी मैं, विश्व व्यवस्था के राज्यों का 3 भागों में विभाजन। पहले लिखो कोर, फिर लिखो सेमी पेरिफेरल और तीसरा पेरिफेरल। लिख लेंगे ना, ये लिखने हैं आपने कि वॉलस्टीन ने क्या किया है, पूरे विश्व को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। कोर कंट्रीज, सेमी पेरिफेरल कंट्रीज और पेरिफेरल कंट्रीज में। ठीक है, पूरा विश्व इन 3 के अंतर्गत आ गया। अब दूसरी हेडिंग लिखो, तीनों का परस्पर संबंध शोषणकारी। तीनों का परस्पर संबंध शोषणकारी। किन तीनों का? कोर, सेमी पेरिफेरल एंड पेरिफेरल। कोर के द्वारा अर्ध परिधि व परिधि दोनों का, लिखो इसको, इसी नहीं, कोर के द्वारा इसी हेडिंग के अंदर लिखनी है, नेक्स्ट हेडिंग नहीं है, इसी हेडिंग में है। कोर के द्वारा अर्ध परिधि व परिधि दोनों का तथा अर्ध परिधि के द्वारा परिधि का शोषण होता है। यहां देखो ना, एरो कहां जा रहा है, कोर कंट्रीज। कोर कंट्री किसका शोषण कर रही है, सेमी पेरिफेरल और पेरिफेरल दोनों का। और सेमी पेरिफेरल किसका शोषण कर रही है, पेरिफेरल। इसका एरो यही गया ना ऊपर से। इसको समझ लो पहले। देखो ना, नीचे मैंने लिखा लो वेज लेबर एंड रॉ मटेरियल्स, ऊपर मैंने लिखाया हाई प्रॉफिट वैल्यू एडिड गुड्स, है ना। ये एरो कहां जा रहे हैं, ये वाले एरो जा रहे हैं इधर और इधर। मतलब ये है 4 कंट्रीज, ये डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित राष्ट्र हैं। देख लो पहले, समझ लो, 4 कंट्रीज ऐसी है डेवलप्ड अमीर राष्ट्र हैं, है ना। ये क्या करते हैं, इनके यहाँ जो बना हुआ सामान है ना, रेडीमेड मटेरियल्स, वो क्या करते हैं, इनको बेचते हैं, है ना, कि आपको ये खरीदने ही पड़ेगी। और इनके पास ऑप्शन भी नहीं होता है, इसे लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये है डेवलपिंग कंट्रीज, ये है अभी बहुत ही गरीब राष्ट्र, गरीब और पिछड़े राष्ट्र। ये विकसित है, ये विकासशील है और ये गरीब राष्ट्र। ये क्या करते हैं, इनको अपना सामान बेचते हैं, इसको भी और इसको भी। ऊपर लिख दिया ये चीज। और यहाँ से और यहाँ से, अब एरो नीचे की तरफ से क्या लगा, इधर को लगा और इधर को लगा। ये शोषण का नहीं है, ये क्या है, ये क्या करते हैं, ये कोर राष्ट्र वाले जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल्स है, वो यहाँ से और यहाँ से कहाँ ले आते हैं, अपने देश में ले आते हैं। और फिर उस कच्चे माल से जो मटेरियल तैयार होता है वो इनको ऊंचे दाम पर बेचते हैं। ठीक है,
आप पहले क्या है, यहाँ से क्या आया, यहाँ से भी यहाँ तो आया, यहाँ से भी यहाँ तो आया, क्या है रॉ मटेरियल, और फिर यहाँ से बन गया, तैयार हो गया, वो कहाँ गया, यहाँ तो और यहाँ। आई बात क्या है, हाँ हाँ थोड़ा बहुत ये भी देता है, इतने करीब ये भी नहीं है, ये भी विकास कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उम्मीद ये है ना, ये थोड़ा है, मतलब ये भी क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इनको भी बेच देते हैं और ये भी इनसे थोड़ा बहुत लेते हैं। ये तो बिल्कुल ही क्या है, जीरो ही एक प्रकार से, है ना, जीरो इन द सेंस इनकी कोई भूमिका ही नहीं है। आई बात, इनकी थोड़ी बहुत है, ये इनसे नहीं लेते, इनसे बंदा नहीं लेते, क्योंकि ये क्या है, बीच के हैं, ये इनसे लेते, ठीक है, इनको बेचेंगे और इनसे ही लेंगे, लेकिन इनसे फिर ये भी लेते हैं, है ना, और ये इनसे भी लेते हैं, तभी तो एरो लग रहा है ना, समझ में आ रही है बात, आई ना समझ में। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ से भी कच्चा माल लेंगे, यहाँ से भी कच्चा माल लेंगे, और ये वाले सिर्फ यहीं से ही लेंगे, इसलिए एरो यहीं तक ही लगा, और ये यहाँ से भी लेंगे और यहाँ से भी लेंगे, और ये तैयार माल को यहाँ भी बेचेंगे और वहाँ भी बेचेंगे, और ये अपने से बड़े को बड़े ना पंगा लेगा, कोई कहाँ लेगा, इधर ही, ये यहाँ। आई बात समझ में, आप इनको दिखा दिया हूँ तो परस्पर संबंध कैसा है, शोषणकारी है, कोर के द्वारा अर्धपरिधि और परिधि दोनों का, और अर्धपरिधि के द्वारा किसका होता है, सिर्फ परिधि का शोषण होता है। नेक्स्ट देखो, आई बात समझ में, बस ये इतनी सी है, ये आपने हेडिंग में लिखी है। ये सिद्धांत वैश्विक असमानता के सामाजिक संरचना पर आधारित है। ये सिद्धांत वैश्विक असमानता के सामाजिक संरचना पर आधारित है। तो ये आपको क्या लग रही है, इक्वालिटी लग रही है, ये इनइक्वालिटी लग रही है, इनइक्वालिटी है ना। फोर्थ लिखो, अर्धपरिधि राष्ट्रों में कोर व परिधि दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अर्धपरिधि राष्ट्रों में कोर व परिधि दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या मतलब हुआ इसका, दोनों की विशेषताएं मतलब ये शोषण भी है और इसका शोषण भी हो रहा है, शोषण कर भी रहा है और हो भी रहा है ना। दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, कोर की भी, कोर मतलब शोषणकारी, और परिधि मतलब जिसका शोषण हो रहा है। तो इसमें इनकी भी विशेषताएं आ रही हैं और इसकी भी आ रही है। इसकी नजर में ये बॉस है ना, फिर इसकी नजर में ये बॉस, और ये इन दोनों की नजर में बॉस। अब लिखो, सबसे पहले अलग हेडिंग है, अब कोर राष्ट्रों की विशेषताएं। अब हम एक एक करके इनकी विशेषताएं करेंगे। कोर राष्ट्रों की विशेषता तो लिखो, मैं हेडिंग लाती हूँ। नंबर 1, लोकतांत्रिक सरकार। अब जो कोर राष्ट्र होंगे, कोर राष्ट्र मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित राष्ट्र, सबसे पहले तो उनमें सरकार कैसे पाई जाएगी, लोकतांत्रिक। दूसरा, कल्याणकारी राज्य। यूरोपियन जो देश है ना, उनको आप इनमें रख सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज को, वो कैसी है, डेवलप्ड है। विनिर्मित पदार्थों का निर्यात, विनिर्मित मतलब जो वस्तुएं बन चुकी हैं, विनिर्मित पदार्थों का ये क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, बेचते हैं। वह कच्चे पदार्थों का आयात करते हैं, वह कच्चे पदार्थों का आयात करते हैं। चौथा, कोर राष्ट्र वे पूंजीवादी आधिपत्यवादी राष्ट्र हैं, कोर राष्ट्र वे पूंजीवादी आधिपत्यवादी राष्ट्र हैं जिनके द्वारा कच्चे पदार्थों ब्रैकेट में रॉ मटेरियल्स व श्रम व लेबर, जिनके द्वारा कच्चे पदार्थों, रॉ मटेरियल्स व श्रम, लेबर के लिए परिधि व अर्धपरिधि का शोषण किया जाता है या किया जाता था। ठीक है, जिस टाइम किया जाता है, श्रम के लिए परिधि व अर्धपरिधि का शोषण किया जाता है।
नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट कोर रीजन वाज लोकेटेड इन, द फर्स्ट कोर रीजन वाज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, मतलब ये कहाँ है, कहाँ पाए जाते थे ये कोर कंट्रीज, उत्तर पश्चिमी यूरोप में। द फर्स्ट कोर रीजन वाज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप एंड मेड अप ऑफ इंग्लैंड फ्रांस एंड हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस एंड हॉलैंड, फुल स्टॉप। टुडे यूएसए इज एन एग्जांपल ऑफ अ कोर कंट्री, टुडे यूएसए इज एन एग्जांपल ऑफ अ कोर कंट्री। आइए बात समझ में, क्लास है आप लोगों की, उन्हें अटेंडेंस नहीं होगी, चलो बाकी कल पढ़ते हैं। ये समझ में आया, बहुत सिंपल है, हेडिंग लिखा दी। अब जो मैंने ये लिखाई ना आपको, कोर राष्ट्रों की विशेषताएं लोकतांत्रिक सरकार, ये पेपर में ऐसे ही लिखनी है, इसको 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर देना कि कोर राष्ट्रों में सरकार किस तौर पर पाई जाती है, लोकतांत्रिक सरकार, फिर कल्याणकारी राज्य है, कल्याणकारी राज्य क्या होता है वो दिखा रहे, क्योंकि 10 नंबर का बनाने के लिए थोड़ा कंप्यूटर पड़ेगा और डायग्राम जरूर बनाना, एरो का ध्यान रखना, इधर से उधर कर दिया पूरी थ्योरी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। रिकॉर्ड एंड तो सारे सुनो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22